कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी और आप इंजॉय कर रहे होंगे मैथमेटिक्स को। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपना प्रोबेबिलिटी। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में आपको डेफिनेशन ऑफ इवेंट, सैम्पल स्पेस ऑलरेडी कवर कर रखा है और ये प्रोबेबिलिटी की थर्ड क्लास है। तो जिन बच्चों की वो क्लासेज मिसिंग हैं फर्स्ट सेकेंड, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर IITian विवेक सर पे जाएं, आराम से आप उन क्लास को देख लें तब इसको देखें, क्योंकि बच्चों ये क्लासेस सीक्वेंस में हैं। मैंने जैसे आपको पिछली क्लास में भी बोला था कि ऐसे कई सारे टर्म होंगे जो हम एक बार बता दिए और उनको बार बार यूज़ करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आपको कोई डिफ़िकल्टी ना हो और प्रोबेबिलिटी में आप 100% स्कोर कर लें। तो उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और वो देखना भी होगा, है ना। कूद कूद के मत पढ़ना, है ना। ऐसे चिंपांजी की तरह उड़ रहे हैं और पढ़ रहे हैं तो ऐसे नंबर भी आएंगे। पता चला कभी गड्ढे में ही गिर गए और वहीं पे हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, हर चीज़ पढ़िएगा। तो आगे बढ़ने से पहले देखिए बच्चों, आप लोग ऑलरेडी 9th-10th में थोड़ा बहुत नाम तो सुने ही रहते हो प्रोबेबिलिटी का। तो एक मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि वीडियो रोक के आराम से ये क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर लें, अपने आंसर लिखें और फिर आप इसको देखें कि इसको कैसे करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को, पहले तो पढ़ लें, उसके बाद सोल्यूशन की बात करें। तो एक कॉइन इज टॉस्ड, अपने हाथ में एक कॉइन है, उसको हमने क्या किया, टॉस कर दिया। तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अब लिखा है कि इफ़ हेड अपीयर्स देन ए डाई इज़ थ्रोन। हेड आता है तो क्या करते हैं, एक डाई उठाते हैं और इसको रोल कर देते हैं या थ्रो कर देते हैं। फिर कह रहा है कि अगर टेल अपीयर होता है तो ए कॉइन इज़ थ्रोन अगेन, तो मतलब एक कॉइन को दोबारा टॉस कर दिया, या टॉस्ड अगेन लिख सकते हो यहाँ पे। थ्रोन अगेन लिख दिया तो थ्रोन अगेन, या टॉस्ड अगेन लिख दीजिए। ए कॉइन इज़ टॉस अगेन एंड सो ऑन लिखा रहता है ना बच्चों। इसका मतलब प्रोसेस कंटिन्यूएशन में है। लेकिन अब क्या है कि यहीं पे स्टॉप हो गया है। मतलब एक कॉइन है आपके पास, उसको टॉस किया आपने, हेड आया तो एक डाई को रोल किया, टेल आया तो एक कॉइन को दोबारा टॉस कर दिया। इतना ही है, जिसको मैंने लास्ट क्लास में आपको ट्री डायग्राम से समझाया था, पेड़ वाला डायग्राम, जिस पेड़ पे हम लोग चढ़ रहे थे, उस डायग्राम को याद है ना, डाटा स्ट्रक्चर वाला। अब कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टेल्स। तो एक बार इसको लिखते हैं, जैसा कि मैंने आपको ट्री डायग्राम में सिखाया था उसी तरह से एक बार मैं बना देता हूँ, क्योंकि इससे बहुत सारे कंसेप्ट बताने हैं। और IIT JEE के पेपर में या कोई भी बच्चों आप ज़िंदगी का प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन करना, प्रोबेबिलिटी का इस पॉइंट को ज़रूर ध्यान रखना। इसलिए मैं प्रोबेबिलिटी के आगे डिस्कशन से पहले इस क्वेश्चन को मैं जानबूझ के डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि बच्चा ये गलती करता ही है। ये अलग बात है कि इस तरह के केसेस कम आते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर एक बार आ गए तो कई लोग शिकार हो जाएंगे वहाँ पे, है ना, मछली की तरह फंस जाएंगे जाल में। तो देखिए ये आपके पास कॉइन है, आपके पास हेड आया या टेल आया। हेड आया तो आपने क्या किया है, एक डाई को रोल कर दिया। तो इस तरह से आपने नंबर लिखे होंगे 3, 4, 5 और 6। और ये आया तो आपने हेड टेल किया है। तो इसका सैम्पल स्पेस कैसे लिखेंगे, तो H1, फिर H2, यहीं सिखाया था ना आपको, H3, H4, H5, H6, फिर TH एंड TT। तो नॉर्मली क्या होता है कि हम लोगों की आदत रहती है, और इवेंट क्या है, तो इवेंट है अपना TT गेटिंग एग्जैक्टली 2 टेल्स। तो हम लोगों की आदत होती है बच्चों की प्रोबेबिलिटी जब निकालते हैं तो एक काम करते हैं कि इसमें एक केस है, इसको एक पता ना कहाँ से मग लेते हैं अच्छे से शुरू के दिनों से, NE/NS करके। NE मतलब नंबर ऑफ़ केसेस फेवरेबल टू E और NS मतलब टोटल नंबर ऑफ़ केसेस, या आप ये भी कह सकते हो नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स। तो यहाँ पे क्या होगा, NE कितना है भैया, तो 1 है, NS कितना है गिनो, तो ये हो गया 6 और 2 8। तो ये जब हम लिख के चले आते हैं तो हमारे साथ क्या होता है, नाइंसाफ़ी हो जाती है। ये बहुत गलत होता है अपने साथ, आंसर चौपट हो जाता है, अंधेर नगरी चौपट राजा की तरह हम लोग बन जाते हैं। अब सवाल ये उठता है, ऐसे सिर पकड़ते हैं, कहते हैं क्या यार क्या किए, गड़बड़ हो गया। ये आंसर बच्चा गलत है। सवाल होता है क्यों गलत है भाई, हमने कौन सा पाप किया कि गलत है, तो उस चीज़ को आप समझते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आप भी लिख दीजिएगा। मैं चाहूँगा कि ऐसे काट के और आप भी लिखिए वाई, और वाई को जब तक मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा तब तक आगे नहीं बढ़ूँगा, और उसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए। अब देखिए कैसे हुआ ये।
जैसे आप बच्चों ये प्रोबेबिलिटी का मतलब जब हम चैप्टर स्टार्ट किए थे तो आपको बोले थे मैथमेटिक्स ऑफ चांस या मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, परसेंटेज जिसको कहते हैं, प्रायिकता कहते हैं हिंदी में, मतलब परसेंटेज आपको काउंट करना है एक में कितना, उसी को कहते हैं प्रोबेबिलिटी। तो अगर मान लीजिए कोई ये प्रॉपर्टी डीलर है, मतलब कोई जिसके पास बहुत सारा पैसा है, उसके ये 2 बच्चे हैं, तो क्या होगा जब प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो 50-50 हो जाएंगे। इस बेचारे के 6 बच्चे हैं और इसके 2 बच्चे हैं, तो इसके 50 के 1/6 मिलेंगे ना, और यहाँ पे 25-25, हमने क्या बोला ये 25-25, तो टीटी को 25 कह रहे हैं और लिखे क्या हैं यहाँ पे 1/8, ये तो कुछ गड़बड़ कर दिए। तो बच्चों क्या है ना कि ये इक्वली लाइकली आउटकम्स है ही नहीं, इनके जो होने के प्रोबेबिलिटी है और इनके होने के जो प्रोबेबिलिटी है वो अलग अलग है। इस बात को समझिएगा। यहाँ पे जो एक्चुअली आंसर आएगा ना, वो जो हमने यहाँ पे 25% काउंट किया, वो आंसर 1/4 आएगा। यह आंसर आपका आएगा यहाँ पे 1/4, और ये आंसर आपका सही है, ये आंसर आपका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हियर ऑल सैम्पल पॉइंट्स आर नॉट इक्वी लाइकली। इस चीज़ को आप लिखिएगा, बिकॉज हियर all sample points are not equally likely, या equally likely भी लिख सकते हैं, equally likely। अब सवाल ये उठता है ये कौन सी बला है भाई, equally likely? तो equally likely का मतलब होता है बच्चों कि अगर सैम्पल पॉइंट्स के होने के इक्वल चांसेस हैं तो उनको कहेंगे हम लोग equally likely outcomes, और अगर उनके होने के चांसेस अलग अलग हैं तो उनको क्या कहते हैं, नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स। तो पॉइंट क्लियर हुआ? इनके आपस में होने के सेम चांसेस होंगे, ये जो 6 हैं ना इनके आपस में इक्वल चांसेस हैं, लेकिन वो 2 जो लास्ट वाले हैं इनके आपस में सेम चांस है, लेकिन इन दोनों के आपस में अलग अलग इक्वल होने के अलग अलग चांसेस हैं। तो इसी को कहते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स। तो ये तो फर्जी मेथड निकला। अगर हम लोग गए तो ये मेथड कब लगाएंगे ये भी मैं बता देता हूँ। वैसे हम लोगों को 99% केसेस में अगर आप IIT JEE की तैयारी करने के लिए 100 क्वेश्चन डील करोगे ना, तो 98 क्वेश्चन में आपको यही लगाना है, NE/NS। लेकिन वो कौन से क्वेश्चन में नहीं लगाना है जिसमें इक्वली लाइकली आउटकम्स ना हो। कैसे पहचानेंगे? तो आप एज्यूम करना इस तरह से कुछ, और अगर सेम ब्रांच निकलती गई ट्री का तो इक्वली लाइकली आउटकम्स, लेकिन यहाँ तो डिसबैलेंस हो गया ना, यहाँ हो गए 6 ब्रांच और यहाँ हो गए 2, वैसे ही दिख रहा है अलग अलग, तो यहाँ पे ये फार्मूला नहीं लगाएंगे। फिर कहोगे कि कैसे लगाएंगे, हर जगह परसेंटेज ही निकालेंगे क्या बैठ के? कोई सिस्टमेटिक मेथड तो बताओ यार। तो बच्चों उसी सिस्टमेटिक मेथड को हम लोग कहते हैं एक्जियोमेटिक मेथड, एक्जियोम्स मेथड, सिस्टमेटिक मेथड फॉर फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी। तो मैं इस क्वेश्चन को अब मिटा रहा हूँ और इसके बाद हम लोग एक्जियोमेटिक मेथड पढ़ेंगे। मेरे ख्याल से ये अपना ये पूरा कॉपी पेस्ट कर लिया होगा आपने, नहीं किया है तो फटाफट रोक के वीडियो नोट करिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ और इस क्वेश्चन को एक्जियोम से समझाता हूँ। तो देखिए बच्चों, एक्जियोमेटिक अप्रोच क्या होता है इसके लिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कोई चीज़ समझने के लिए आपको क्या है, बेसिक चीज़ बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कोई सैम्पल पॉइंट है, सैम्पल स्पेस, उसमें ये सैम्पल पॉइंट्स हैं, ये W1 या ω1 से लेकर ω_n तक, ये कोई सैम्पल पॉइंट है ना। और एक इवेंट हमने डिफ़ाइन किया है जिसमें आप मान लीजिए शुरू के 3 हैं, W1, W2, ω3, ω W कुछ भी बोल सकते हो। तो एक जियोमेट्रिक मेथड ये कहता है कि कोई भी सैम्पल पॉइंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आप P फॉर प्रोबेबिलिटी, वो आपका 0 से 1 के बीच में होगी। कोई भी सैम्पल पॉइंट क्लोज इंटरवल 0 से 1 के बीच में होगी, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, और उसके बीच का 1/2, 1/3, 2/9 कोई भी नंबर हो सकता है। ये पहला रिजल्ट है। दूसरा रिजल्ट है कि समेशन ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ सैम्पल पॉइंट इक्वल टू 1। ये 1 से लेकर n तक के जितने सैम्पल पॉइंट्स हैं, अगर इनकी प्रोबेबिलिटी का अगर हम सम करें तो 1 होगा। तीसरा आपका रिजल्ट ये होता है कि जो कोई भी आप इवेंट डिफ़ाइन करोगे उसके भी होने की जो प्रोबेबिलिटी है वह 0 से 1 के बीच में होगी। और फोर्थ, जैसे हमने ऊपर डिफ़ाइन किया है इवेंट, उस तरह के इवेंट की प्रोबेबिलिटी के लिए क्या करेंगे हम लोग, इंडिविजुअल जो सैम्पल पॉइंट प्रेजेंट है उस इवेंट में उनकी प्रोबेबिलिटी का सम कर देंगे।
लेकिन यहाँ से अपने पिछले क्वेश्चन का आंसर अभी तक नहीं आएगा, वो आएगा आपके 5वें पॉइंट से। और ये 5वां पॉइंट मैं यहाँ लिख देता हूँ और इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए अपना कोई सैम्पल पॉइंट है जिसको मैं कह रहा हूँ ओमेगा, और ये अपना सैम्पल पॉइंट दो अलग अलग सैम्पल पॉइंट माने दो टुकड़े हैं इसके, ओमेगा ए और ये ओमेगा बी। तो जो ओमेगा सैम्पल पॉइंट है उसकी प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है वो ओमेगा ए मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा बी के इक्वल होगा। ये थोड़ा सा बात शुरू में समझ में नहीं आता है, सवाल ये उठता है क्यों। तो देखो ऐसा क्या होता है कि मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल जब हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ रहे थे तो उसमें ये पढ़ा था कि अगर कोई दो इवेंट्स हैं और उनके होने के अगर m और n वेज हैं तो साइमल्टेनियसली होने के mn वेज होते हैं। उसी तरह से दो इवेंट के प्रोबेबिलिटी अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा बी अगर है तो एक साथ साइमल्टेनियसली होने की जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा ए मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा बी होगी। इस चीज़ को हम कैसे यूज़ करें, तो ये हम आपको जो लास्ट क्वेश्चन था ना उससे मैं समझाता हूँ। लास्ट क्वेश्चन तो आपने कॉपी पे लिखा ही होगा और उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, है ना। पिछले क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं यहीं पे लिख देता हूँ। हम लोगों ने सैम्पल पॉइंट में लिखा हुआ है H1, H2, H3, H4, H5, H6। उसके बाद क्या लिखा था TH एंड TT। आपको TT वाला निकालना था। तो हेड और टेल आया उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 और डाई पे 1 आया उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6। तो ये 1/2 इंटू 1/6 लिखेंगे और ये आप सबके लिए लिखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक 1/2 इंटू 1/6 और ये 1/2 इंटू 1/2 यहाँ पे भी 1/2 इंटू 1/2। मुझे मालूम है बच्चे आप लोगों को दिख नहीं रहा है इसलिए मैं इसे बोलता हूँ। जैसे मैं कह रहा हूँ कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, तो H1 आने की 1/12। यही ना मैं बोल रहा था कि 50 का 1/6 करोगे तो क्या होगा, 50% का 1/6 मतलब 1/12। उसी तरह से H2 में भी क्या करेंगे 1/2 इंटू 1/12। H3, H4, H5, H6 सबके लिए सेम रखेंगे। और मैं कह ही रहा था कि ये आपस में इक्वली लाइकली हैं, ये आपस में इक्वली लाइकली हैं, लेकिन ये आपस में इक्वली लाइक नहीं है। देख ही रहे हो 1/12 और 1/4 में अंतर है ना, अंतर है कि नहीं। तो पिछले पार्ट का जो आंसर था प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, ये P और ब्रैकेट में मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टेल्स मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ TT। और प्रोबेबिलिटी ऑफ TT हम लोगों को पता चल गया है बच्चों को, ये कितना आया 1/4 के इक्वल। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, दिस इज़ 1/4। तो आई होप ये सबको क्लियर हुआ। तो ये एक्जियोमेट्रिक मेथड में बहुत बेसिक मेथड है। किसी भी इवेंट की कोई प्रोबेबिलिटी है या नहीं है, उस चीज़ को अगर डिसाइड करना है तो ये 5 कंडीशन होनी चाहिए। ये 5वां तो जब आता है इस तरह का तब हमें मेथड की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ये 4 तो अंडरस्टूड हैं। पहला, हर सैम्पल पॉइंट की प्रोबेबिलिटी 0 से 1, हर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से 1। ये हर इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो 0 से 1 कर रहा हूँ ना, इस पे भी बेस कई सारे क्वेश्चन बनते हैं जिसमें ये ऑब्वियस रिजल्ट वहाँ पे हम लोग गोलमोल कर देते हैं और हो जाता है सब गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, वो कहानी हो जाती है। वो काम नहीं करेंगे हम लोग। और अगर जितने सैम्पल पॉइंट हैं उनका टोटलिंग करेंगे तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट मिल जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है मल्टीप्लिकेशन रूल से रिलेटेड, इसको भूलना मत, भूल गए तो समझ लेना। और लास्ट ये क्वेश्चन जो हमने 1/8 लिख के खचाखच काट दिया था कैंची की तरह, फिर बोल रहा था क्यों हुआ ऐसे करके जो किया था, उसका आंसर क्या है 1/4 है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखोगे। लेकिन बच्चों इसमें क्या होता है ना कि इक्वली लाइकली आउटकम्स ना हो तब इतना ज्ञान बांटते हैं। अगर इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं तो नंबर से ही काम चल जाएगा। मान लीजिए अगर इनके होने के इक्वल चांसेस होते हैं, मैं कहा लेट अस एज्यूम मैंने वर्ड बोला, तो क्या करते, कहते कि 1 टोटल कर देते। तो वो चीज़ अब हम लोग लिखेंगे। तो आप अगली हेडिंग लिखिए प्रोबेबिलिटी फॉर इक्वली लाइकली आउटकम्स। तो देखो बच्चों, हम आपसे कह रहे थे कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम्स ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो ये होता है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ E, दिस इज इक्वल टू NE/NS। यहाँ पे लगा सकते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं क्लासिकल अप्रोच फॉर फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी। NE/NS का मतलब होता है कि NE होता है नंबर ऑफ आउटकम्स या नंबर ऑफ, अब ऐसे लिख सकते हैं फेवरेबल
आउटकम्स होल डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, इस तरह से आप लिख सकते हो। और ये फेवरेबल मतलब मैंने ये बोला कि आपका ये जो इक्वली लाइकली क्या होता है, तो जो सैम्पल पॉइंट होते हैं अगर उनके होने के इक्वल प्रोबेबिलिटी हो तो उनको इक्वली लाइकली आउटकम्स कहेंगे। अगर सैम्पल पॉइंट के होने के अलग अलग चांसेस हों, अलग अलग प्रोबेबिलिटी आए, तो उनको कहेंगे नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स। एक्जियोमेट्रिक मेथड मेनली हम लोग नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स के लिए अप्लाई करते हैं। आप इक्वली लाइकली आउटकम्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, वो एक सिस्टमेटिक मेथड है, लेकिन उससे समय थोड़ा सा आपका किल होता है। हम लोग क्या करते हैं, एन ई बाई एन एस कर लेते हैं। जब भी हमारे सब इक्वल प्रायोरिटी वाले टर्म हों, सभी सैम्पल पॉइंट इक्वल प्रायोरिटी से मतलब होता है प्रोबेबिलिटी यहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे, एन ई बाई एन एस कर देंगे। एन ई बाई एन एस बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना, हम लोग तभी और सिर्फ तभी करेंगे जब अपना इक्वली लाइकली आउटकम्स हो, अदरवाइज़ एन ई बाई एन एस नहीं लगाएंगे। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ इवेंट्स के प्रोबेबिलिटी लिखते हैं। जैसे कि हमें मालूम है कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी भी इवेंट ई कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो इसको कैसे निकालेंगे, तो आप लिखोगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई कॉम्प्लीमेंट होल डिवाइडेड बाई एन एस। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, तो सैम्पल स्पेस में से नंबर ऑफ एलिमेंट आपका ई का सब्ट्रैक्ट कर देते हैं होल अपॉन एन एस, और एन ई बाई एन एस को पी लिखते हैं, तो ये 1 माइनस पी ऑफ ई हो जाएगा। ये चीज़ एक ध्यान रखिएगा, ये सब पॉइंट बना बना के आप लिखते जाओ। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि एक ए यूनियन बी एडिशन थ्योरम का फॉर्मूला पढ़े थे। अगर मान लीजिए ये दो हैं ए और बी, और ए यूनियन बी की बात किया जाए तो सिंस वी नो दैट एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। लेकिन आप इतना लिखोगे तो क्या होगा, ये जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है ये 2 बार काउंट हो गया, तो हमें तो एक ही बार काउंट करना है, तो एक बार क्या करते हैं हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अगर हम सबको एन एस से डिवाइड कर दें तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसी को हम लोग एक नया नाम देते हैं एडिशन थ्योरम, एडिशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी या इन प्रोबेबिलिटी, कुछ भी लिख सकते हैं। और इसी में बच्चों ये होता है कि अगर मैं पूछूं आपसे कि ओनली ए के बारे में बताओ, ओनली ए का मतलब ये, तो इसको लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं तो आप जो नंबर का रेशियो है उसको प्रोबेबिलिटी का रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं सिंपली बाय एज्यूमिंग डिवाइडिंग बाय एन एस। जैसे ये है, एन एस से सबको डिवाइड कर दिया तो ये प्रोबेबिलिटी वाले टर्म बन गए। और लास्टली इसमें ये होता है कि अगर इफ़ ए एंड बी अगर आपके आर डिसजॉइंट हैं, अगर डिसजॉइंट सेट्स, तो क्या होगा, डिसजॉइंट अगर सेट हैं तो आप कहोगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन यूनियन बी की जो वैल्यू हो जाएगी वह प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल हो जाएगी। तो ये पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। एडिशन थ्योरम ये 2 के लिए है, 3 के लिए भी होता है, 4 के लिए भी होता है। जब जिसके लिए आएगा उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वेन डायग्राम बना लेंगे, और इसी का नाम है बच्चों वेन डायग्राम। सेट थ्योरी में क्या होता है, ये यूनिवर्सल सेट होता है। प्रोबेबिलिटी में इसी सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, अपना सैम्पल स्पेस, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो इस बात को आप ध्यान रखिए। तो अभी तक हमने आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ए लिख सकते हैं, ई लिख सकते हैं, और ई कॉम्प्लीमेंट बता दिया। किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस ना होने की प्रोबेबिलिटी का जो सम है वो 1 आएगा। सीधी सी बात है भाई, या तो इवेंट होगा या तो नहीं होगा, दोनों के प्रोबेबिलिटी का सम 1 होगा। तो और यहाँ पे क्या लिखे हैं, एडिशन थ्योरम फॉर 2, उसी तरह से सिमिलरली फॉर 3 होता है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चंस करते हैं, और उस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग और कंसेप्ट सीखने का कोशिश करेंगे। तो आप लिखो क्वेश्चन। तो बच्चों मैंने अगला क्वेश्चन लिख रखा है बोर्ड पे, आप इसको इत्मीनान से नोट कर लीजिएगा। इसमें बहुत सारे पूरे पार्ट हैं, एक बार पूरा कंसेप्ट हम लोगों का रिवाइज हो जाए इसके लिए मैंने ये क्वेश्चन करा रहा हूँ।
लेट ए कार्ड इज़ ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। अपने वही जो पत्ते होते थे जिसको हम लोग खेलते हैं, उसी कार्ड से हम लोग क्या कर रहे हैं, जो 52 होते हैं, जिसके 4 सूट स्पेड, क्लब, डायमंड, हर्ट, और इसमें कितने फेस कार्ड होते थे 12 उसमें से, और रेड कार्ड कितने होते थे 26, और ब्लैक भी 26। उससे क्या कर रहे हैं, एक कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं। अब ए इवेंट है, रेड कार्ड इज़ ड्रॉन, फेस कार्ड इज़ ड्रॉन है बी इवेंट, तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इंटरसेक्शन, यूनियन, ओनली ए, ओनली बी, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, उसी तरह से ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी कॉम्प्लीमेंट, सबकी वैल्यू निकालनी है, ध्यान रखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन, 1 बाई 1 सॉल्व किया जाए। तो पहला जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड, ये बताओ रेड होते कितने हैं, तो आप कहोगे डायमंड और हर्ट रेड थे 26, और टोटल कार्ड कितने होते हैं 52, तो ये हो गया 1/2। जो दूसरा पार्ट है फेस कार्ड कितने होते हैं 12, तो अपॉन 52, आप चाहें तो बिना सिंप्लीफाई किए इस तरह से वैल्यू लिख सकते हैं। अब तीसरा नंबर आता है इंटरसेक्शन का। इंटरसेक्शन मतलब कि ऐसे फेस कार्ड जो अपने रेड हों, तो टोटल 12 फेस कार्ड होते थे जिसमें 6 फेस कार्ड रेड और 6 फेस कार्ड ब्लू नहीं ब्लैक कहते हैं यहाँ पे, तो 6 बाई क्या लिखेंगे 52 इंटरसेक्शन। फिर फोर्थ पार्ट में आपसे क्या पूछ रहा है, यूनियन। तो आपको मालूम है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो आप इसको आराम से लिख सकते हैं 26/52 प्लस 12/52 माइनस 6/52। इसको देखो, ये तो हो गया, मान लीजिए एडिशन थ्योरम का यूज़ कर रहे हैं। बिना एडिशन थ्योरम अगर करते तो ये लिखा हुआ है आइदर आपका रेड या फेस, तो रेड को काउंट कर लेंगे तो 26 हो जाएंगे, और वो फेस जो रेड में नहीं शामिल है तो वो 6, तो 26 और 6 कितना हो गया 32। आप ध्यान से देखो, ये भी 32/52 ही है, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ और आंसर कर रहे हैं, दिस इज़ 32/52। तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो बच्चों। फिर पांचवा जो पार्ट है उसमें ओनली ये पूछा गया है। फॉर्मूला लिखने का यही सब एडवांटेज है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ से अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा 20/52, बाद में कॉमन फैक्टर कैंसिल कर लेना। ये ओनली बी है, तो ये कैसे लिखेंगे, ओनली बी का मतलब इस तरह से, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, तो 6/52 आएगा। उसके बाद सातवें पार्ट में क्या कह रहा है कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। बच्चों ये डिमॉर्गन्स लॉ है, ध्यान रखना, डिमॉर्गन्स लॉ। तो क्या लिखेंगे इसको, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, और अभी पढ़े थे कि 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा, और ये कितना है 6/52, तो ये हो जाएगा 46/52 के इक्वल। उसके बाद क्या है आठवां, नाइदर ए नॉर बी, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, अगेन दिस इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, और ये लिखते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। केवल फार्मूला लिख रहा हूँ बच्चों, और कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस आपको हंसी याद हो, क्योंकि मैं देखा हूँ जेईई मेन वाले इसी में से एक पे दया खा जाते हैं और पेपर में डाल देते हैं, उसके बाद भी कई बच्चे गलत करके आ जाते हैं। आपने जनवरी में भी कई बच्चों ने गलती की होगी। तो मैं चाहूँगा कि कोई भी क्वेश्चन आए, कहीं का भी आए, क्या फ़र्क पड़ता है, चिल आउट मारो यार, सब कर डालो। तो ये 1 माइनस कहाँ है भाई, ये यूनियन बी कहाँ गया, कहोगे ये है 32/52, तो ये कितना होगा, गुणा गणित का ध्यान रखिएगा, 20/52। जानबूझ के हम कॉमन फैक्टर कैंसिल नहीं कर रहे हैं। और एक बच गया है अपना 9th पार्ट, इसका भी कुछ इलाज किया जाए। तो क्वेश्चन तो आप लोगों ने नोट कर ही लिया होगा, एक बार मैं आंसर भी मिला लूँगा सबका। तो क्वेश्चन तो नोट कर लिए हो बच्चों। उसके बाद देखो 9th, अब ये 9th क्या है भाई, इसको भी देख लेते हैं। तो ये है आपका a माइनस बी, ऐसे लिखा है। तो इस तरह से लिखने का मतलब क्या होता है, इस तरह से लिखने का मतलब, तो a में से इसका कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्ट कर दो, ये तो अपना ओनली b है, प्रोबेबिलिटी ऑफ b माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b। नाम बड़े और दर्जन छोटे, तो ये हो जाएगा 12/52 माइनस 6/52।
ये कितना आएगा 6/52। अब एक बार आंसर मैच करते हैं सबके, अगर कुछ गलत हो गया तो सिर पीटेंगे। पहले आंसर का 1/2 सही है। दूसरा आंसर मैंने लिखा है 3/13, ये भी सही है 3/13। ये कौन है भाई 3/26, ये भी सही है। फिर 8/13 ए यूनियन बी, 8/13 आएगा। फिर 5/13, फिर 3 कहाँ गया 3/26, ये भी सही है। फिर ये है आपका 23/26, 5/13 और 3/26। तो बच्चों एक प्रकार से, और ये थोड़ा सा अलर्ट रहना, कहाँ गया ये बेवकूफ़ बनाया गया है, तो बी अलर्ट, यहाँ पे थोड़ा अलर्ट रहिएगा। ऐसे लग रहा है कुछ नया आंसर आएगा इसका, तो आप जैसे हमने बताया था ना उसी तरह से सिर्फ लिख दीजिए, और उस तरह से बच्चों लिखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने एक्जियोमेट्रिक मेथड ऑफ फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम्स, एडिशन थ्योरम के मेन फार्मूले और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए। जब अगली क्लास में मिलेंगे तो हम इसी पे बेस्ड अभी आपको क्वेश्चंस कराएंगे। अगली 2 से 3 क्लासेस मान के चलिए आपकी क्वेश्चंस की होंगी, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, सिंपल प्रोबेबिलिटी कंप्लीट किया जाएगा। फिर अपना जो 12th क्लास की प्रोबेबिलिटी है उस पे आएंगे, जो कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। तो अभी क्लास के लिए बस इतना ही। हैव ए ग्रेट डे।